अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं AWS कंसोल पे। देखिए, AWS की बात करूँ ना तो कोई भी क्लाउड क्लाउड पे जो VM या इंस्टेंस का प्रोविजनिंग करते हैं, वर्चुअल मशीन बनाते हैं क्लाउड पे, उसका तीन तरीका है बनाने का। ठीक है। एक तो AWS कंसोल के थ्रू, AWS कंसोल के थ्रू क्रिएट करते हैं। ठीक है। लॉगिन करते हैं, उसके बाद AWS कंसोल पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे और इस पे इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस, राइट, या वर्चुअल मशीन, या सर्वर, जो भी बोलो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या आता है, AWS CLI। ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा है AWS CLI। और तीसरा होता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। राइट। तो थर्ड पार्टी के थ्रू जैसे टेराफॉर्म। ठीक है। टेराफॉर्म के थ्रू हम प्रोविजन करते हैं। जो भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक, पहला AWS कंसोल के थ्रू। ठीक है। दूसरा AWS CLI के थ्रू, तीसरा टेराफॉर्म के थ्रू। AWS के कंसोल के थ्रू क्रिएट करने के लिए या CLI के थ्रू जो क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमें रजिस्टर कराना पड़ता है। राइट। तो रजिस्टर करते हैं, AWS कंसोल पे रजिस्टर करेंगे। ठीक है। और ये 12 मंथ्स का फ्री देता है, फ्री सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ्स का। राइट। तो AWS पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और 12 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। 12 मंथ्स के अंदर आप टेस्टिंग कर सकते हो। आफ्टर 12 मंथ्स जो भी वट एवर द इंस्टेंस, कुछ भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, कुछ भी वर्चुअल मशीन बनाएंगे या नेटवर्क क्रिएट करेंगे या स्टोरेज यूज करेंगे, उसका चार्जेबल देना पड़ेगा। ठीक है। तो हम ये सबसे पहले ये सीखेंगे क्या, AWS का कंसोल के थ्रू कैसे हम लॉगिन फ्री अकाउंट क्रिएट करते हैं। दूसरा CLI। और तीसरा टेराफॉर्म। टेराफॉर्म का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। टेराफॉर्म के थ्रू हम AWS कैसे यूज करेंगे। ठीक है, आज हम AWS के कंसोल देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, AWS मैनेजमेंट कंसोल, गूगल पे सर्च करेंगे। यहाँ पे AWS मैनेजमेंट कंसोल आएगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू AWS अकाउंट करके आएगा सबसे नीचे में। राइट। तो यहाँ पे क्रिएट AWS न्यू अकाउंट। यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे। ठीक है। तो ईमेल आईडी, अगर मान लो कि मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। फिर कहेगा कि वेरीफाई ईमेल एड्रेस। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कोड देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। सक्सेसफुल, इट्स योर ईमेल एड्रेस हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। राइट। कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या एमएक्स कार्ड, या रुपे कार्ड, ये चार कार्ड में रिक्वायर होता है, कोई एक कार्ड देना है। ठीक है। तो मैं कार्ड नंबर दे दिया। सर ये तो ऑटो डेबिट नहीं होगा ना पेमेंट?
कौन बोल रहा है? वो- तुषार बात कर रहा हूँ तो सर वेट करो, मैं बताता हूँ। ठीक। सर। ओके ओके हाँ। नीड टू चेक क्रेडिट कार्ड ना, जस्ट। Pen is required, so can give. I don't want to pen at this time. नेक्स्ट है, इसमें मोबाइल नंबर देना है, तो मोबाइल नंबर दे दिया। वेरीफाई कोड रिक्वायर्ड है। दैट वेरीफाई कोड कम्स ऑन मोबाइल। पर्सनल इंडिविजुअल यहाँ पे दे देना है, आइडेंटिटी पे। उसके बाद बेसिक प्लान लेना है, फ्री है बेसिक प्लान। डेवलपर सपोर्ट प्लान $29 पर मंथ, एंड बिजनेस सपोर्ट प्लान $100 पर मंथ। तो ये दोनों नहीं लेना है, बेसिक प्लान पे जाना है, कंप्लीट साइन अप। गो टू मैनेजमेंट कंसोल, राइट। उसके बाद यहाँ पे साइन इन करना है। ये 24 घंटे बाद लेगा लॉगिन टाइम का। ठीक है, चेक करता हूँ। लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए 24 आवर्स लेता है टाइम। ठीक है, अभी मैं लॉगिन तो कर गया, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, राइट। जैसे मैं EC2 पे गया, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखता हूँ, कर पाता हूँ कि नहीं। देखो, यहाँ पे बोल रहा है क्या,
यहाँ पे 3 to 5 days टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, राइट। ये 3 to 5 days बोलता है, बट ये 24 घंटे के अंदर हो जाता है। इट माइट बी टेकअप 24 hours फुल्ली एक्टिव योर AWS सर्विसेज, राइट। अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन एक सर्विसेज हम यूटिलाइज करने के लिए एटलीस्ट 24 आवर टेक टाइम लेता है, ठीक है। 24 आवर्स लेता है, राइट। तो पता चल गया ना कैसे अकाउंट टू अकाउंट, सॉरी, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं AWS कंसोल पे। AWS पे अकाउंट क्रिएशन करने के लिए, कंसोल पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, फ्री अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका रिक्वायरमेंट जो होगा, सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा ईमेल आईडी। दूसरा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तीसरा मोबाइल नंबर, राइट। तो ये 3 चीज रिक्वायर होता है, प्री रिक्वेस्ट होता है ईमेल आईडी, सॉरी, AWS कंसोल पे फ्री अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप था, साथ में किया, एक नया अकाउंट क्रिएट किया, राइट। AWS अकाउंट के बाद अब आते हैं कि AWS का जो डिप्लॉयमेंट मॉडल का लास्ट क्लास में डिस्कस डिस्कस किया था, वो क्या था? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। अभी हम पब्लिक क्लाउड की बात करें तो AWS, जिस गूगल और एज्योर, राइट। तो हम AWS देखेंगे, ठीक है। तब पब्लिक क्लाउड में सर्विसेज जो होता है, सर्विसेज होता है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, राइट। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS। और तीसरा होता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो पहला हो गया IaaS। 3 तरह की सर्विस पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन या वेब सर्वर चलाने के लिए, या एप्लीकेशन चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है? तो एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होता है, राइट। सपोज डेट ये एक हार्डवेयर ले लिया, राइट। इस हार्डवेयर का सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है? नेटवर्क। दूसरा होता है रिसोर्सेस कंपोनेंट, या रिसोर्सेस बोल सकते हो, इसको बोलते हैं स्टोरेज। तीसरा होता है नेटवर्क, स्टोरेज, CPU, वर्चुअलाइजेशन, OS, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, देन एप्लीकेशन, राइट। सपोज डैट कि आपने एक वेब सर्वर क्रिएट किया, तो वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए सपोज डैट कि मैंने एक सर्वर ले लिया, itinabroad services.com,
राइट। ये मेरा वेबसाइट है IT नेवरोड सर्विसेज। अब इसको सर्विस हम कहाँ पे होस्ट कर रहे हैं? क्लाउड पे होस्ट किया हुआ है मेरा। राइट। तो क्लाउड पे होस्ट करने के लिए तो क्लाउड के बैकग्राउंड में, राइट, क्लाउड के बैकग्राउंड में हमें नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क इसलिए चाहिए कि ये वेब सर्वर को हम बाहर एक्सेस करें। इसके लिए जितने भी स्टोरेज टाइप का, चाहे 20 GB, 10 GB, 15 GB, उसका स्टोरेज रिक्वायरमेंट होता है। राइट। उसके बाद CPU रिक्वायरमेंट होता है कि ये जो सर्विसेज चलेगा इसके ऊपर कितना CPU चाहिए। ठीक है। अब ये तीनों चीज को हम वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर ESXi के थ्रू, मैं ESXi की बात करता हूँ। AWS के अंदर जो वर्चुअलाइजेशन टूल्स यूज होता है वो होता है नीट्रो। राइट। और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हाइपर भी। जैसे VMware का प्रोडक्ट क्या है? ESX है। तो ESXi यूज करते वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के लिए। वैसे ही नीट्रो यूज करते AWS के केस में। AWS के केस में हम क्या यूज करते? नीट्रो वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके ऊपर हमें क्या होता है, चाहिए होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वेबसाइट रन करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, चाहे विंडोज हो सकता है या लाइनेक्स हो सकता है। लाइनेक्स हो सकता है। उसके ऊपर मिडिलवेयर, राइट, मिडिलवेयर और रन टाइम दोनों प्लेटफॉर्म है। और मिडिलवेयर क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, ये अलग आगे आने वाले, मतलब लेक्चर में, आगे आने वाले क्लास में हम देखेंगे कि मिडिलवेयर कैसे यूज करते हैं और रन टाइम कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या आता है? डेटा। जैसे अब इसके लिए अगर ये सर्विसेज है वेबसाइट के लिए, अगर मैं डेटाबेस का यूज करूंगा, ठीक है, तो वो डेटाबेस के लिए जैसे हमने पोस्टग्रेस यूज किया, पोस्टग्रेस या MySQL, पोस्टग्रे या MySQL यूज किया, राइट, तो ये डेटा का रिक्वायरमेंट होता है, उसके ऊपर ये वेबसाइट चलता है। राइट। तो ये सारे चीज, ये कंपोनेंट रिसोर्सेज रिक्वायर होता है एक एप्लीकेशन या एक वेब सर्वर चलाने के लिए। ठीक है। तो जब हम क्लाउड से नेटवर्क, स्टोरेज, CPU, वर्चुअलाइजेशन, ये चार कंपोनेंट, राइट, बुक में मिलेगा तीन ही कंपोनेंट, वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज, नेटवर्क, राइट, पर CPU कहीं नहीं मिलेगा या वेबसाइट पे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम रियल में CPU भी हम लेते कि कितना CPU यूटिलाइज करते हैं। तो ये जब चार चीजें हम इंटरनेट से, AWS से या पब्लिक क्लाउड से परचेज करते हैं, ठीक है, कि भैया मुझे ये चार चीजें दे दो, नेटवर्क दे दो, स्टोरेज दे दो, CPU दे दो और वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइज करके दे दो। इसके ऊपर मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा। इसके ऊपर अब मैं मिडिलवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो मिडिलवेयर डालूंगा, या रन टाइम की रिक्वायरमेंट होगी रन टाइम डालूंगा, या डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी तो डेटाबेस डालूंगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन डालूंगा। ठीक है। तो ये चार तरह के, चार जो सर्विसेज होता है ना, ये IaaS के अंदर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है कि अगर आपने चार सर्विस लिया, ठीक है, उसके ऊपर क्या आप इंस्टॉल कर रहे हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल इंस्टॉल कर रहे हो, वो जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद अगर आपने रन टाइम कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा मिडिल वेयर यूज कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। उसके उसके ऊपर क्या डेटाबेस यूज कर रहे हैं, उस सारे, और क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सारे जिम्मेदारी आपकी है। आपने जो मेरे से सर्विस लिया, मतलब कि AWS से जो सर्विस लिया है, IaaS का लिया है, आपने यहाँ तक का सर्विस लिया है, राइट, ये चार सर्विसेज आपने लिया है। ठीक है। तो क्लाउड क्या करता है, कोई भी पब्लिक क्लाउड, AWS क्या करता है अभी हमारे केस में, अगर मैं इस तरह की सर्विस लेता हूँ, IaaS की सर्विस लेता हूँ, तो इसमें हमारे चार रिसोर्सेस मिलेंगे, चार चीजें मिलेंगे। उसके ऊपर जो भी आप काम करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर CPU से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, या स्टोरेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, या नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, ये तो जिम्मेदारी हो जाती है AWS की, राइट। वो आगे बताएंगे कि कितना उसका सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो पेनाल्टी देता है।
अगर मान लो कि जो साल में अगर 2 घंटे की डाउन किया है, ठीक है, तो 2 घंटे तक का तो चार्ज नहीं लेगा, चार्ज नहीं रिफंड करेगा क्लाइंट को। अगर नेटवर्क अगर 2 घंटे से ज्यादा डाउन है तो क्या करेगा, एज पर सर्विस लेवल SLA के अकॉर्डिंग वो पेनल्टी देगा, AWS पेनल्टी देगा। ठीक है। तो जब हम IaaS की सर्विस लेते हैं AWS क्लाउड से, तो हमें 4 चीजें मिलती है। ठीक है। अगर मैं, दूसरा आता है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगर कोई कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे प्लेटफॉर्म दे दो, ठीक है, जैसे कि मेरा ये 4 तो रहेगा ही इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप मुझे दे दो, मिडिल वेयर रन टाइम भी दे दो, और डेटा भी दे दो। राइट। डेटा मतलब क्या, पोस्टग्रेस या माई एसक्यूएल माई एसक्यूएल भी मुझे दे दो। मैं केवल क्या करूंगा, अपना डेटाबेस इस पे क्रिएट करूंगा, और एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा, और डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके रन करूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने हेडेक में कुछ भी नहीं चाहिए, आप सारा चीज करके दे दो। केवल मुझे आप अपने इंस्टेंस पे डेटाबेस क्रिएट करना है, और जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसका डेटाबेस इंटीग्रेट करना है उस डेटाबेस सर्वर के साथ। सपोज डैट कि एक केस आता है कि आप एक वेबसाइट चला रहे हैं, राइट, चाहे एप्लीकेशन चला रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप एप्लीकेशन। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक बैंक का एप्लीकेशन है, एक बैंक का एप्लीकेशन है। तो कोई भी बैंक, चाहे HDFC लेते हैं, HDFC बैंक में आप लॉगिन करते हैं, तो एक लॉगिन कंसोल खुल जाता है। अब इसके अंदर लिखा हुआ बैंक, क्रेडिट कार्ड, लोन, ये बहुत सारे, उसका बहुत सारे कॉलम रहता है, राइट। ये सारे चीज रहता है। उसके ऊपर यहाँ पे एक डिटेल्स रहेगा, अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, राइट। जब भी आप अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, जब अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो पूरा अकाउंट का आपका कितना क्या नेम है, क्या बैलेंस है, क्या लोन अमाउंट एडेड है इस अकाउंट से, डिटेल से स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है, ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, डेटाबेस से। इसके बैकएंड में डेटाबेस होता है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एक डेटाबेस सर्वर है बना हुआ। अब ये सर्वर मान लो कि माई एसक्यूएल में बना हुआ। तो जब भी आप अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, इस लॉगिन का जो भी लॉगिन क्रिएट किया इसके बैकएंड में जाएगा, और डेटाबेस से डेटा फैच करके यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर देगा, राइट। तो पास के केस में क्या होता है, पास के प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के केस में क्या होता है कि जो कंपनी है, सपोज दैट कि मैं यूजर हूं, मैं अपने AWS से बोलूंगा कि मुझे पास की सर्विस चाहिए, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मुझे चाहिए। मतलब क्या हो गया कि आप मुझे डेटाबेस सर्वर भी क्रिएट करके दो, डेटाबेस सर्वर तक का क्रिएट करके दो। बैक में जाएंगे तो यहाँ डेटाबेस सर्वर डेटाबेस सर्वर क्रिएट करके तो यहाँ तक दे दो। हमको क्या करना है, केवल एक एप्लीकेशन चलाना है, ये एप्लीकेशन होस्ट करेंगे, और जो मेरा एप्लीकेशन से, इस एप्लीकेशन से जो भी इसके बैकएंड में जो भी डेटाबेस होगा, वो डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे इस वाले सर्वर पे। ठीक है। तो यहाँ तक के क्रिएट करके वो दे देगा। कौन दे देगा, AWS पब्लिक क्लाउड दे देगा, राइट। तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जो हमें सर्विसेज मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस रहेगा, मतलब 4 तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक का रहेगा। तो ये सारे चीज का सर्विस मिल जाएगा पास में। तीसरा होता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है कि सपोज डेट कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सारे सर्विस आप दे दो, एप्लीकेशन भी आप दे दो, जस्ट मैंने लॉगिन किया और मैंने यूटिलाइज करना शुरू किया। जैसे ऑफिस 365 ऑफिस 365 पे हम कुछ भी नहीं करते, हम जाते हैं केवल कंसोल पे जाते हैं, ऑफिस 365 लेते हैं और लॉगिन करते, काम करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, अभी ऑफिस में आप लोग ने किया होगा ऑफिस 365। ऑफिस 365 के थ्रू आप क्या करते हैं, आप ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, एक्सेल वर्ड एक्सेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल सर्विस लेना है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का, SaaS का सर्विस लेना है क्लाउड से। अब यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है कि देखो, अगर मैं एक वेबसाइट रन कराऊंगा, राइट, सपोज डेट कि मैंने एक वेबसाइट रन करना है अपनी फिजिकल मशीन पे, अपनी कंपनी में या ऑन प्रीमाइसेस में एक वेबसाइट रन करना है। तो वेबसाइट रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हार्डवेयर लेना पड़ेगा। इस हार्डवेयर के अंदर ये मैं हार्डवेयर के अंदर मैंने एक नेटवर्क लगाना पड़ेगा, स्टोरेज लगाना पड़ेगा, CPU लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा, अगर मिडिल वेयर और रन टाइम चलता है तो रन टाइम लेना पड़ेगा। उसके ऊपर डेटाबेस सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन चलाना पड़ेगा। तो एक काम को, इस एक एप्लीकेशन चलाने के लिए कम अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं सर्वर, तो कम से कम मिनिमम 2 से 3 लाख पड़ेगा। ठीक है, हार्डवेयर का। उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस होगा। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस सर्वर का लाइसेंस होगा। उसके बाद एप्लीकेशन हम रन कराएंगे, राइट। तो अगर टोटल मिले तो 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा एट ए टाइम। अभी मतलब काम शुरू भी नहीं हुआ, मेरा एप्लीकेशन प्रोडक्शन में गया नहीं, चूंकि और मेरे को कम से कम 3 से 4 लाख रुपया देना पड़ा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करने के लिए एक मैन पावर की भी चाहिए, मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है, जैसे एडमिन का। इसको मैनेज करने के लिए, सर्वर को मैनेज करने के लिए एक एडमिन भी रिक्वायर्ड होता है, राइट। इसका भी मंथली सैलरी चाहिए होगा, राइट। अगर मान लो कि अब ये दे दिया एडमिन का, एक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, उसके बाद इसको इन्वायरमेंट मैनेज करने के लिए आप एसी लगाएंगे, कूलिंग के लिए एसी लगाएंगे, उसका अलग खर्च होगा। उसके बाद जहां पे आपने डेटा सेंटर बनाया है, राइट, उसका प्रीमाइसेस आप रेंट पे लेंगे या अपना लेंगे, उसका भी खर्च होगा। सपोज एक एप्लीकेशन के लिए हमें कम से कम 9 से 10 लाख रुपए खर्च होता है एट ए टाइम, 9 to 10 लाख रुपए। हमने क्या किया, क्लाउड पे गया, और हम कुछ नहीं करना है, हमें क्लाउड पे सर्विस ले लिया पास का। अगर मेरे पास एप्लीकेशन रेडी है तो पास की सर्विस ले लिया, और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, एप्लीकेशन बना दिया, इस पे कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है कि हमें कुछ नहीं करना, जस्ट यूज करना है, और यूज करना, जितना हम यूटिलाइज करेंगे उसका हम पेमेंट करेंगे, राइट। सारा जो सर्विस होता है पे एज ए गो मॉडल होता है। पे एज ए गो मॉडल, मतलब कितना जितना हम यूज करेंगे उसके हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। अगर मान लो कि अगर मैं मंथली कॉस्ट अगर ले लूं ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर में, तो 9 से 10 लाख रुपए पड़ा एक एप्लीकेशन रनिंग करने के लिए। अगर मैं वही क्लाउड पे जाऊंगा तो कितना भी लूंगा तो मैक्सिमम 2 से 3 हजार रुपये पर मंथ के खर्चा होगा, पर मंथ, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? IAS पास और SAS में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, इट विल टेक 24 आवर्स। मेरे पास तो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं आप लोग के सामने एक नया अकाउंट क्रिएट किया, राइट। तो एक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, फिर आगे काम करेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।